Namaste and welcome to the show Samosa Chat with Sangeeta, spicy and multi-flavored conversations. आप सब जानते हैं कि हम इस शो में अलग-अलग लोगों से बात करते हैं जिनके बहुत स्पाइसी कॉन्वर्सेशंस होती है। हम चाहते हैं कि इस कॉन्वर्सेशन से हम आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दें और एंटरटेन भी करें, एंगेज करें, एंटरटेन करें। आज हम कुछ बहुत ही स्पेशल महिला से बात करेंगे। वैसे तो वो एक विकलांग है, पर उन्हें सारी बैरियर्स छोड़कर पूरी दुनिया में इतना नाम कमाया है और इतने अवार्ड्स कमाए हैं कि वो सारी लिस्ट में आपको अभी नहीं बता सकती, वो आप खुद जान जाओगे। लेकिन खास मेंशन ये है कि शी हैज़ गॉट रिसेंटली द यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड, द एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, the National Role Model Awardee by President of India and the National Youth Awardee by the Government of India. और अब इतने सब अवार्ड्स दुनिया भर में जीतने के बाद she has dedicated her life to getting the rights of the disabled, getting them integrated into the society. उनका मानना है कि maybe I am born with a limitation, but nevertheless I am God's wonderful creation and I am going to move ahead. उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर करने का इरादा किया है, अभी तो बस सफर करने का इरादा किया है। ना हौसला हारूंगी मैं कभी, ना हौसला हारूंगी कभी मैं, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। और इस वादे के साथ वो बस चल पड़ी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मिसेस सुवर्णा राज का। सुवर्णा Thank, जी, वेलकम टू द शो। इट्स अ thank प्लेजर you, एंड Sangeeta टू हैव ji. यू हियर। Thank you. Thank you, Sangeeta ji. सो आपने सुवर्णा जी, हम्म आपको 2 साल की उम्र से पोलियो हो गया और उसके बाद आपने जिंदगी में इतने रंग भर लिए जो नॉर्मल लोग होते हैं शायद वो भी नहीं भर सकते। तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए। पहले मैंने सुना है कि आज बचपन में आपको काफ़ी स्ट्रगल हुई, एक इमोशनल स्ट्रगल, फिजिकल प्रॉब्लम तो थी, पर आई थिंक कि आपकी इमोशनल स्ट्रगल आगे चलकर आपकी ताकत बन गई। तो प्लीज़ बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने संगीता जी। जब 2 साल की थी पोलियो हुआ तो घर वालों के लिए तो जब बोलते हैं ना एक बच्चा डिसेबल्ड हो जाता है तो फैमिली मेंटली डिसेबल्ड हो जाती है और हाँ जी। वो भी एक लड़की अगर हो जाए तो और लड़की अगर डिसेबल्ड हो गई तो सबसे पहला सवाल ही माँ बाप के मन में आता है कि शादी कैसे होगी। पढ़ाई वढ़ाई सब दूर, शादी कैसे होगी। तो ये सारी हम्म। चीजें जब मैं हुई तो उनके दिमाग में भी थी, कहीं न कहीं वो प्रेशर में भी थे क्योंकि हम 4 भाई-बहन थे, मिडल क्लास फैमिली थी, इतना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वो नहीं था कि वो कुछ आगे मेरे लिए अलग से कर पाएँ। और उसके बाद कोशिश की उन्होंने 2-1 साल कोशिश की हर हॉस्पिटल में जहाँ-जहाँ जा सकते थे इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट से लेके ज़मीन में गर्दन तक गाड़ के रखने से लेके सब कुछ हाय करा। राम। सब कुछ ओके। करा। हाँ, सब हाँ। कुछ किया। उनको लगा कि मेरे दादा-दादी जो थे ना, वो दादा-दादी और नाना-नानी, उनको लगता था कि हाँ, ये ठीक हो जाए किसी तरह। तो उन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने बोला हम्म। ये तेल बनाओ, किसी ने बोला वो तेल बनाओ, ज़मीन में गाड़ के रख दो। इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट तो हर हफ्ते लेके जाते थे। कपड़े में ओ में माय कपड़ा गॉड। के रख देना और फिर पैरों को शॉक्स देना। ये सारी हम्म। चीज़ें हुई। बट हाँ, पोलियो कभी ठीक नहीं होता, ये उनके दिमाग में कोई नहीं डाल सकता था। ये 1982 में मुझे 1984 में मुझे पोलियो हुआ था और उसके बाद हम्म। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी। उसके बाद मैं शायद अपने फैमिली के लिए एक बर्डन बन गई थी क्योंकि ओ। अ, कि 4 भाई-बहन, सबका पढ़ाई भी देखना है पापा को और घर भी सँभालना है और सब कुछ करना है। तो थोड़ा-सा नेग्लेक्टेड चाइल्ड तो मैं हो गई थी उनके लिए। उनको हम्म। एज़ इम्पोर्टेंट है बट उसके बाद मैं फिर एक स्पेशल हॉस्टल जहाँ हम जैसे ही बच्चे रहते हैं, तो मैं फर्स्ट क्लास टू 10th तक मैं एक 4 दीवारी के अंदर एक हॉस्टल में रही हूँ। ओ। सो ओके।
ना ही काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट होगा। हाँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि जब आप एक किसी भी बच्चे को लव और केयर और एक उसकी ज़रूरत होती है, वो एक बचपन में ही होती है। उसके हुँ, बाद वो उसी से मेंटली प्रिपेयर ये होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, हुँ, एक कहावत है कि आप घड़े को जैसा शेप दोगे वो वैसा ही अ, होगा। तो तैयार होगा। मेरा हाँ, तो मेरी जो मेंटालिटी थी या मेरा जो था, तो हमारी मेंटालिटी जो थी वो चार दीवारी के अंदर ही वो थी। तो मुझे लगता था यही मेरी दुनिया है अब, यही सब हाँ, कुछ है, ऐसे ही है। कम से कम अ, अब देखो तो चलो नेगेटिव्स भी है पर हम बोलते हैं ना कि पॉज़िटिव देख के चलो, तो कम से हाँ। कम आपको एक स्पेशल स्कूल में जाके एडमिशन करवा के एजुकेशन तो मिल गई। हाँ, एजुकेशन मिली, बट वही है कि उसको पहले जो सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, वो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए इतना खास नहीं था, क्योंकि जो हॉस्टल था वो भी गवर्नमेंट हॉस्टल था। मेरे जो हुँ, सपने थे वो बहुत बड़े थे। मैं 5वीं क्लास में या 8th क्लास में थी, तब से ही मेरा डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन नॉर्मल स्कूल में ओके। एडमिशन नहीं लिया। स्कूल वालों ने मना कर दिया है कि इंक्लूसिव स्कूल में जब एडमिशन करने जाते हैं इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि मैं हुँ, प्योर महाराष्ट्रियन में मैंने पढ़ाई करी है और सब कुछ है। लेकिन कोशिश करी थी कि 8th क्लास से मुझे हॉस्टल से बाहर निकाल के एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन के लिए, लेकिन स्कूल डिनाई कर दिया, क्योंकि व्हीलचेयर पे कौन लेके जाएगा, कौन लाएगा, वॉशरूम कौन कराएगा। तब एक्सेसिबिलिटी कहीं पे कुछ भी नहीं थी, कहीं नहीं एक्सेसिबल थी। हाँ, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तब विकलांगों के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। बट यस। हाँ, वो उन 10 सालों में जितना मैंने सहा है, उतना कुछ सीखा भी है। सहा हुँ, ये है कि घर वालों की याद आती थी, भाई-बहनों के साथ, माँ-बाप के साथ रहने का मन करता था। हर त्योहार घर मनाने का मन करता था। ऑफ़ बट कोर्स। और बाकी सीखा ये है कि उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं महसूस हो कि हम लोग सच में, हम लोगों के अंदर कोई विकलांगता है। और हुँ, उन्होंने हमें रोज़ जैसे प्रेयर होती थी, तो प्रेयर में एक स्तोत्र था, मंत्र बोलते, स्तोत्र बोलते, वो हुँ, रोज़ कहलवाते थे हम बच्चों से कि मुकम हाँ, करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ताकि हमें ये चीज़ को याद रखना है कि हाँ, विकलांग कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब ये है यस। कि को भी वाचा फूट सकती है, और एक विकलांग व्यक्ति जो है हिमालय पर्वत चढ़ सकता है। हुँ, और ये सारी यस। चीज़ें वो हमारे अंदर डालते गए, और ऐसे ही मैं 5th स्टैंडर्ड में जब एंट्री करी उसी हॉस्टल में, तो हमें स्पोर्ट्स में डाल दिया गया। मैं हर एक्टिविटीज़ में फर्स्ट थी। मैं नेशनल मेडल मेरी एज में 5 जब मैं 5th में थी तब मेरा पहला आ गया था। मुझे शेखर सुमन और भाग्यश्री जो मैंने प्यार किया की हीरोइन है, उन्होंने पहनाया था, मुझे आज भी वो याद है, और आज भी शायद वो फ़ोटो मेरे पास कहीं न कहीं रखा होगा। तो कौन से स्पोर्ट के लिए मिला था वो अवार्ड्स? सेम यही शॉट पुट और डिस्कस खेलती थी। तो ये अच्छा, मेरी एज के 5th स्टैंडर्ड से ही, मैंने हॉस्टल से ही ये सब स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद मैं हर चीज़ में, मुझे आज भी याद है कि अगर फ्लावर डेकोरेशन कॉम्पिटिशन्स हो रहा है नेशनल लेवल पे, तो मैं उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है तो मैं उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो अरे! ये तो था कि मैं मुझे एक चाहत तो रहती थी कि मैं हमेशा आगे रहूँ, ये रहता था। तो ये और मैं सब जो कॉन्फिडेंस आपको मिला या जो सपोर्ट मिला ये सब हॉस्टल वालों ने, पार्टिसिपेट करने के लिए, हाँ, उसके लिए पार्टिसिपेट, क्या आपके कुछ टीचर्स ने आपको प्रोत्साहित किया? यस यस, वो आज मेरी जो टीचर है वो 90 प्लस है, और वो हुँ, आज भी, हुँ, मैं जब भी घर जाती हूँ तो मैं पहले उनको मिलने जाती हूँ, और उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझ के ही पाला है वहाँ पे। वो ओके। हॉस्टल में रोज आती थी हमें पढ़ाने, तो उन्होंने मुझे बूस्ट किया। वो हर कंपटीशन में मुझे डालती थी कि ये इतनी अगर है इसके अंदर तो इसको हर चीज में डालो, हर चीज में, ऐसा कोई कंपटीशन ही नहीं छोड़ती। और इसी बहाने मुझे बाहर निकलने का मौका मिलता था कि आज ये कंपटीशन है तो हॉस्टल से बाहर निकलने को मिलेगा, थोड़ी दुनिया देखने को मिलेगी। तो ऐसे था, तब तो नेशनल लेवल पे था। फिर आपने हॉस्टल कब छोड़ी और मैंने 10th कॉलेज? स्टैंडर्ड के बाद, 10th स्टैंडर्ड तक ही था। उसके बाद हाँ, हॉस्टल छोड़ा, हॉस्टल छोड़ने के बाद फिर एक समस्या, जब 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ तो स्कूल वालों ने बोल दिया घर से पढ़ो। फिर से बोला घर से पढ़ो, बिकॉज़ एक्सेसिबिलिटी, क्लासेस हुँ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो लड़ाई स्टार्ट हो गई, और मैं लड़ाई में भी उतनी ही माहिर थी। मतलब राइट्स की लड़ाई यस, के लिए। हॉस्टल में भी हाँ, लड़ती थी, खाना अच्छा नहीं मिला तो लड़ती थी। कुछ हो गया तो लड़ती थी, और झांसी की रानी के नाम से ही मुझे जानते थे। और वाओ! उसके उसके बाद 10th में जब 11th में जब एडमिशन हुआ, तो 10 दिन तक स्कूल के बाहर एक चबूतरा था, वहां जाके बैठती थी और जिद करती थी कि पढ़ूंगी तो स्कूल में पढ़ूंगी, नहीं मैं घर में नहीं पढ़ूंगी। आखिरकार उस स्कूल को झुकना पड़ा, और मेरे लिए सारी क्लासेस नीचे शिफ्ट करानी पड़ी। वाओ! दैट इज़ वेरी, वेरी कमेंडेबल। तो यस, आपने एक फिर
पूरे स्कूल के इंस्टीट्यूट को मजबूर किया कि वो आपके लिए कुछ इंतज़ाम करे ताकि आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकें? ये मेरी एक्सेसिबिलिटी की पहली लड़ाई थी, जब एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन नहीं था, 1999 की बात कर रही हूँ मैं। तब तो हुँ, आरपीडब्ल्यूडी हुँ। एक्ट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर उसके हुँ, बाद ये हुँ। लड़ाई चलती रही, क्योंकि मैंने 2 मास्टर्स और 2 बैचलर्स किए, और ये लड़ाई तब तक चलती रही, क्योंकि हर बार कॉलेज चेंज, फिर लड़ाई स्टार्ट, फिर कॉलेज चेंज, फिर लड़ाई स्टार्ट। बट हुँ। हाँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इन सब चीज़ों से। फिर कॉलेज के बाद क्या कॉल कैसे प्रोग्रेस रहा? कॉलेज के बाद क्या आपके घर पे जाकर बस शादी हो गई? नहीं, स्पोर्ट्स में तो मैं मतलब हॉस्टल के बाद भी स्पोर्ट्स कंटिन्यू किया। उसके बाद 2007 में 6 में मुझे प्रदीप मिले। किसी अच्छा, गेम में ही हम लोग मिले हैं, तो हमारी लव मैरिज है। तो 2006 वेरी में गुड। मिले थे, 2008 में हमारी शादी हो गई। उसके बाद 2009 से मैं इंटरनेशनल लेवल पर बिल्ड हो गई, नेशनल से इंटरनेशनल पहुंच गई, और वो सफ़र आज तक चालू है इंटरनेशनल का, और ये सफ़र अभी चालू ही रहेगा। मैंने सोचा है कि जब तक मेरे हाथों में जान है, तब तक मैं खेलती रहूंगी। सो नाउ तो आई एम एज ऑफ 43 हाँ, एंड स्टिल आई एम प्लेइंग एंड आई वांट टू प्ले। सो जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल विक्ट्री हुई, वो कहाँ पर हुई और आपको तब कैसा महसूस हुआ? बैंकॉक, बैंकॉक इन गोल्ड मेडल। ओके। सो हुँ, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, क्योंकि क्या, नेशनल मेडल तो काफ़ी बार ले लिए थे, इंटरनेशनल का मज़ा ही कुछ और था। ऑफ कोर्स। यस, तो बट क्या अभी आपके हस्बैंड आपके साथ थे हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल थे। एंड ही इज़ योर सपोर्ट? यस, ही इज़ माय सपोर्ट, ओके। तो डेफिनिटली, यस। वो क्या करते हैं? प्रदीप ऑल्सो एक्स इंटरनेशनल पैरा एथलीट, वो भी टीटी खेलते थे इंटरनेशनल लेवल पे। सो अभी तो अच्छा, हम दोनों एनजीओ चलाते हैं। पिछले 2002 की हमारी एनजीओ है, और अभी पैरा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर भी हमारा 4 साल से। हम लोग अंडर प्रिविलेज पैरा एथलीट्स के लिए ये पूरा सीएसआर के थ्रू एकेडमी चलाते हैं, और इन 4 सालों में हमारे 2 पैरालंपिक्स मेडल, 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, 1 एशियन मेडल आ चुका है, और हर साल नेशनल में 20 और खेलो इंडिया का 20 नेशनल्स मेडल्स का आंकड़ा हम पार करते हैं इन अंडर प्रिविलेज ओके। बच्चों के साथ। तो आपके एनजीओ का नाम क्या है? एसोसिएशन फॉर डिसेबल पीपल। ओके, और थोड़ा डिटेल में बताइए यहाँ पर आप क्या करते हो? आर यू टेकिंग अलग जो हम दूसरे लोग लोग हैं विद गाँव से बच्चों को ढूंढते हैं, जो गाँव में बच्चे कभी बाहर ही नहीं निकले, जिनको हाँ, घर वालों ने शर्म के मारे कभी बाहर नहीं निकाला, या तो हुँ, बहुत सारी चीजें होती है, नहीं हुँ, निकालते बच्चों को बाहर। तो हम लोगों का काम ये है कि गांव में जाना, गांव में छोटे छोटे टैलेंट हंट करना एनजीओ के माध्यम से हमारे, और हम लोग उसमें से बच्चों को ढूंढ के लाते हैं, और अभी हम लोग 100 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं, जिसमें अभी ओके, मोस्टली हाँ, हमारा सीएसआर थ्रू चलता है सारा बजट, एससीएल फाउंडेशन, मुथूट, एनटीटी डेटा, ये छोटी-छोटी कंपनीज़ है, मतलब ये कंपनीज़ है जो छोटा-छोटा हमें करते हैं, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी कंपनीज़ को अप्रोच करें, क्योंकि गाँव में अभी बहुत बच्चे हैं। अभी तो हमारे पास 50 ही हुँ, बच्चों का सीएसआर आता है, तो हम सिर्फ 50 को कर पा रहे हैं, लेकिन अभी 100 और लाइन में है, क्योंकि गाँव में सच, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में तो इट्स नॉट डिफिकल्ट कि आपको कहीं हाँ, कोच ढूँढना है, लेकिन रूरल में नहीं है कुछ भी। वहाँ पे ढूँढ हुँ, के लाना पड़ता है, और उनको बताना पड़ता है। लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि पैरालंपिक्स भी है, मेडल हुँ, मिलता है, और मेडल के बाद आपको हुँ, सरकारी नौकरी मिलेगी, फर्स्ट क्लास ऑफिसर के 6 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए आपके खाते में आएँगे। ये अभी थोड़ा-थोड़ा, हुँ, थोड़ा-थोड़ा चीज़ें बढ़ रही है, तो इसीलिए हमें थोड़ी मुश्किल तो होती है, क्योंकि लड़कियों को बाहर लाने में थोड़ी मुश्किल होती है, लड़कों तो फिर हाँ, भी हम कर लेते हैं, और हमारा हॉस्टल फैसिलिटी भी है। हम लोगों ने जो बच्चे आउट ऑफ दिल्ली है, आउट ऑफ यूपी हुँ, है, उनको हमने खुद अकोमोडेट कर रखा है। 5 से 7 बच्चे हमारे ओके, पास हैं। हाँ, हम उनका रहना, खाना और यहीं पे प्रैक्टिस करना और कोचिंग देना, और उसके बाद जो कुछ लोकल है वो सारे आना-जाना करते हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग इक्विपमेंट्स हाई लेवल, हाँ, मतलब जो भी हाई लेवल के एलीट एथलीट्स जो यूज़ करते हैं, वही इक्विपमेंट्स हम हाँ, देते हैं, वही सप्लीमेंट्स हम देते हैं, वही ट्रेनिंग हम देते हैं, और उसके बाद ही हमारा ये मेडल का आंकड़ा जो हर साल बढ़ता जाता है। और ये वेरी गुड। सिर्फ़ और सिर्फ़ गाँव के बच्चों के मेडल है। ओके, सो आपको बहुत अच्छा लगता होगा जब यही बच्चे जब मेडल्स जीत कर लाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा अपने हमको भी एक मेडल मिला है ना? यस, यस, क्योंकि हमने सो स्ट्रगल वेरी गुड, देखा है। कांग्रेचुलेशन। हमने स्ट्रगल देखा है, मैं 5वीं क्लास से खेल रही हूँ। हम लोगों को तब
फंडिंग फंडिंग नहीं मिलती थी। ट्रेनों में मसला है, डिसेबिलिटी कोच में हम धक्के खाते हुए जा रहे हैं, डिसेबिलिटी कोच में 50-50 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, क्योंकि उस कोच में कोई पुलिस आके नहीं देखती, कोई टीटी आके नहीं दिखता। और बहुत मुश्किल है। इंटरनेशनल, मेरा लाइफ का पहला इंटरनेशनल टूर मैंने कर्जा लेके किया था, मुझे आज भी याद है। तो इन बच्चों ओके। का हम ये कोशिश करते हैं कि साल में एक इंटरनेशनल टूर ये अपने हम कंपनी से करवाएं, हर चीज़। और इसीलिए ये बच्चे आज ये कुछ कर पा रहे हैं, अदरवाइज खुद इंटरनेशनल टूर जाना, क्योंकि एक टूर का कम से कम खर्चा 3 लाख का होता है, एंट्री फीस हम्म। और अकोमोडेशन, क्योंकि बाहर की कंट्रीज की फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल हमारे 5 एथलीट एटलीस्ट एक इंटरनेशनल टूर करके रिकॉग्नाइज हो जाए इंटरनेशनल लेवल के लिए। यस। ओके। मैंने ये भी सुना है कि आपने जो विकलांग लोग हैं उनके राइट्स के लिए, उनको इंक्लूसिव करने के लिए बहुत मेहनत की है, और आपने एक फाउंडेशन भी है आपका, एक संस्था है। उसका विजन मैंने पढ़ा था कि विजन है कि वी मस्ट एम्पावर एवरीवन विथ डिसेबिलिटी सो दैट दे कैन लिव इन दिस सोसाइटी विथ इंक्लूसिविटी एंड डिग्निटी। यस। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है शायद सुगम्य, इज दैट राइट? एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन, वो मैंने इसीलिए, एक्चुअली मेरा कहना ही है कि हम लोग, हमारी इंडियन मेंटेलिटी या हमारी इंडियन सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है। वो मेन ये है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ लेवल पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को ही दोषी ठहराती हूँ, कि वो लोग अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ते। अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि मुझे 11th में एडमिशन नहीं दी, मतलब बोला कि घर से पढ़ो, बट मैं घर से नहीं पढ़ी, मैंने लड़ाई करी 8 दिन वहां स्कूल के बाहर जाके बैठी, और मैं लड़ाई जीत गई। अगर ये हर विकलांग बच्चा करेगा ना, तो कहीं न कहीं हम अपनी लड़ाई जीतेंगे। क्योंकि मेंटालिटी यही है कि बेचारा या बेचारी, इसी पे अटके हुए हैं। हमारी सोसाइटी भी इसी पे अटकी हुई है, और हम लोग भी सिंपैथी पे कहीं न कहीं अटके हुए हैं। तो हमें लगता है कि हम सिंपैथी नहीं चाहिए। वी डोंट वांट सिंपैथी, वी वांट एम्पैथी ओनली। और सिंपैथी कभी-कभी क्या होता है ना कि आपको मुझे आज भी याद है, मैं एक मिनिस्ट्री में 4 साल जॉब पे रही हूँ। तो मुझे अपॉइंट किया गया था एज़ ऑफिस असिस्टेंट और समथिंग, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। और वो मतलब मुझसे डिस्पैच का काम कराते थे। मैंने साल भर किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने फिर मैं लड़ी उनसे, मैंने कहा आप मुझे डिस्पैच का काम क्यों कर रहे हो? मैं कंप्यूटर सेक्शन में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में मैं अपॉइंट हुई हूँ। नहीं, आप इतना ही कर पाओगे। मैंने कहा आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं यस। इतना ही कर पाऊंगी? आई क्लियर्ड माई इंटरव्यू एंड ऑल, उसके बाद ही मैं, नहीं नहीं आप तो लड़ रहे हो, आप तो सिंपैथी मांग रहे हो। मैंने कहा एक काम करिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं सिंपैथी ले रही हूँ, तो कल से मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में पहुंचा दीजिए, मैं घर बैठ के ही काम कर लूंगी, अगर आपको लगता है कि मैं सिंपैथी ले रही हूँ। उसके बाद उन्होंने सोचा चीज को कि ये क्या बोल रही है, और उसके बाद उन्होंने मेरा काम जो है वो चेंज किया। वेरी सो गुड। तो आपको इसके लिए मेंटालिटी हिम्मत। चेंज करनी हाँ, है। यस। वो कहते हैं ना कि जो जिसके डिसेबिलिटी होती है उससे ज़्यादा उसके पास अपनी एबिलिटी होती है, और समझने वाला सोचता है कि यहाँ बहुत फासला है इनके कैपेसिटी में, पर वो ये नहीं देखते कि इनके दिल में हौसला है पहुँचने के लिए। तो बिल्कुल। इट इज़ वेरी गुड कि आप में हिम्मत है, और आपने न खुद के लिए पर अब और सबके लिए भी आप अ, मेहनत कर रही हैं। एक्चुअली मुझे सोसाइटी, भी ये, हम लोगों को सोसाइटी। ध्यान में नहीं आता है कि मैंने एक हाँ। स्टेज पे देखा था कि स्टेज पे ऊपर जाने के लिए बहुत सारी स्टेप्स ही थी। तब मैंने आपकी बात सुनी और मुझे समझ में आया कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि अगर कोई पर्सन है जिसको कोई स्पेशल सिचुएशन है, तो वो स्टेप्स पे नहीं चढ़ सकता, तो हमने उसके लिए कोई इंतजाम ही नहीं किया ऊपर जाने के लिए स्टेज इसी पर। बात से ये साबित होता है कि डिसेबिलिटी हमारे में नहीं है, डिसेबिलिटी इन्वायरमेंट में है। आप जैसा यस। इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, वैसी हमारी डिसेबिलिटी दिखेगी। अगर कहीं पर रैंप है तो हमारी डिसेबिलिटी ज़ीरो है, क्योंकि हम रैंप से सीधा ऊपर जा रहे हैं। है ना? तो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट ही डिसेबिलिटी के लिए वो करता है, क्रिएट करता है। एंड हमारी मेंटालिटी, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मार्ट सिटी के बारे में सोचते हैं, स्मार्ट सोच के बारे में सोचते ही नहीं है। जिस दिन ये यस, सोच वेरी स्मार्ट राइटली हो सेड। जाएगी, उस दिन अपने आप सिटी स्मार्ट हो जाएगी। कहते हैं कि जरूरी नहीं जिसको आंखें नहीं हो उसको विजन नहीं है। विज़न नहीं है। यस, है ना? सो यस। इट्स वेरी ट्रू दैट जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव आईज डज नॉट मीन यू डोंट हैव विजन। सो इस ये जो आपकी स्ट्रगल है टू इन गेट इंक्लूसिविटी, इसके लिए आपको
बहुत सारे दरवाज़ों पे ठक-ठक करना पड़ा होगा, जैसे गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर्स है, तो इस स्ट्रगल के बारे में बताइए। एंड देखिए, कहाँ तक आपको लगता है कि हू हैज़ बीन योर बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट आउटपुट? व्हाट हैज़ बीन द बेस्ट आउटपुट? सबसे पहली बात तो इतना आसान नहीं है। मुझे अब भी पता है, अगर गूगल करोगे तो मैं गेम के लिए कम एक्टिविज़्म के लिए ज़्यादा जानी जाती हूँ। हुँ, और होता क्या है ना, आप एक्टिविज़्म करते हो तो कहीं न कहीं आप सबकी आँखों में खटकते हैं। हुँ, हमारी इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टिविज़्म करते हैं। मुश्किल से उँगली पे गिनने वाले, इतने ही हैं। बाकी सबको बना-बनाया सब कुछ चाहिए। मैंने रेलवे से लड़ाई लड़ी जो आज भी चालू है। रेलवेज़ में काफ़ी सुधार हो रहा है और अभी मैं कोशिश करूँगी, जब तक मैं हूँ तब तक मैं पूरा कोशिश करूँगी कि हाँ, रेलवेज़ ठीक हो जाए। एयरपोर्ट्स पे, एयरलाइन्स के साथ लड़ाई मेरी रोज़ की चलती है। मैं रोज़ फ्लाइट ले रही हूँ तो मैं रोज़ लड़ रही हूँ। मैं रोज़ ट्रेन ले रही हूँ तो मैं रोज़ लड़ रही हूँ। मैं कहीं ऐसा एक सफ़र नहीं छोड़ती कि मैं जा रही हूँ और मुझे कुछ गलत लग रहा है तो मैं उसको ट्वीट नहीं कर रही हूँ या मैं इसका एक्शन नहीं उठा रही हूँ। ये कितने लोग कर पा रहे हैं? फिर आप बोलते हो कि आपको डिग्निटी भी चाहिए। मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं बस एक पैदा हुई, एक नॉर्मल लाइफ़ जी, थोड़े बहुत पैसे कमाए, फैमिली चला ली। मुझे तो इतिहास के पन्नों पे आना है। ये मेरा सपना है और मैं कहीं न कहीं आ चुकी हूँ। आज ये जब गूगल सपना तो मुझे लगता है ऑलरेडी पैदा हो गया। इतिहास की किताब तो बहुत मोटी हो गई है। अब वॉल्यूम पे वॉल्यूम आएगी। ये सो वही है, डिग्निटी बहुत ज़रूरी है। एक टैक्स पेयर बनना, ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि आपका योगदान क्या है सोसाइटी के लिए। और हुँ, कहीं न कहीं हम लोग कहीं अवेयरनेस में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। अभी भी लोगों को आरपीडब्ल्यूडी लोगों को पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जो हमारे इंडिया के विकलांग लोग हैं, उनको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में ही नहीं पता। अगर आप हुँ, अपने एक्ट के बारे में पता रखोगे तो आप तो रोज़ अपनी एक लड़ाई रोज़ ऐसे ही जीत जाओगे। एक स्मॉल एग्ज़ाम्पल, आज एसबीआई में मेरी जो हमारी एक बच्ची है हुँ, बंजारा कम्युनिटी की, वो पहला इंटरनेशनल खेलने जा रही है, 2 साल से मेरे पास है, महाराष्ट्र के किसी ओके, गाँव की। उसका आज एसबीआई से मुझे पासबुक चाहिए था। एसबीआई वालों ने बोला कि उसको खुद आना पड़ेगा। मैंने कहा वो व्हीलचेयर पे, और आरबीआई की गाइडलाइंस है कि आप किसी हुँ, विकलांग को परेशान नहीं कर सकते, आप उसकी सारी सहूलियतें उसके घर पे ऑन द डोर। उन्होंने नहीं दी, मैंने उनका तुरंत आज ही केस रजिस्टर्ड कर दिया। क्योंकि मेरे पास, मुझे पता है कि आरबीआई की गाइडलाइंस है, आरबीडब्ल्यूडी की हुँ, गाइडलाइंस है। तो आपको बस पता होना चाहिए, लड़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हुँ, हाँ, थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि अभी तो मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर हूँ, तो छोटा-मोटा ऑडिट्स करती हूँ और गेम की जो स्कॉलरशिप्स आती है उसी से हम चल रहा है हमारा। तो जब मैंने जॉब के लिए जॉइन किया था तो मुझे मेरे मुँह पे बोला गया था कि आपको रखने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ेगा कि आप आरटीआई तो नहीं लगा देंगे, आप इसके लिए तो हुँ, आवाज़ नहीं उठाएँगे, आप इसके लिए तो आवाज़ नहीं उठाएँगे, और स्टिल ये प्रॉब्लम आज भी है। नहीं देता कोई इतनी आसानी से। एक्टिविज़्म वालों को तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। हुँ। सो क्या डिफिकल्ट। आपको ऐसा लगता है कि औरत होना भी एक और एडेड फैक्टर था ये सब में? क्योंकि वो देखो, द स्ट्रगल। डिस्क्रिमिनेशन अगर आप विकलांग हो, अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और उसके ऊपर वुमेन विद डिसेबिलिटी, हुँ, अगर गर्ल्स विद डिसेबिलिटी या वुमेन विद डिसेबिलिटी कुछ भी हो, तो आपका डिस्क्रिमिनेशन तो डबल है। मैंने कहा ना, ओके, सबसे पहला जब मैंने स्टार्ट की, मैंने कहा जब मैं विकलांग हुई तो मेरे माँ-बाप के दिमाग में सबसे पहली बात ही पढ़ाई की नहीं आई, किसी चीज़ की नहीं आई, शादी कैसे होगी ये आई। वो हर हुँ, पंडित को दिखाते घूमते थे कि इसकी शादी कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन डबल हो जाता है और उसकी वजह से कहीं न कहीं बर्डन बढ़ जाता है। तो मेरा जो हुँ, सफ़र था, मैं मतलब लिटरली मेरे पापा मुझे पाप कर ही बुलाते थे कि ये तो पाप है। बट जो पाप से प्राइड तक का सफ़र था, वो बड़ा हाँ, मुश्किल था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर वो वैसे नहीं बिहेव करते तो शायद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। अच्छा ही येस, किया उन्होंने बिहेव करके। और आज मैं उनकी सबसे चहेती, मतलब बहुत प्यार करते हैं, सब पूरी ऑफ फैमिली कोर्स, मुझसे करती है। तो वेरी गुड। कहीं न कहीं ज़रूरी भी है, ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ़ प्यार ही दिया जाए। समटाइम्स मुझे लगता है ये चीज़ें भी ज़रूरी है। बुरी लगती थी, आज भी लगती है जब सोचते हैं इन सब चीज़ों को। बट कहीं न कहीं यही चाहती हूँ कि ये जो सफ़र है ना पाप से प्राइड तक का, ये सबके लिए ख़त्म हो जाए। मतलब सबके लिए एक जैसा हो जाए। कहीं न कहीं कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों को ये नहीं समझे कि नहीं, इसकी वजह से हमारा बर्डन बढ़ गया है या इसकी वजह से हमारी चीज़ें बढ़ गई है। क्योंकि आज भी हम लोग तो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। जो सीपी बच्चे हैं, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, ऑटिज़्म है, डाउन सिंड्रोम है, इनके तो हाँ, माँ-बाप सिंगल पेरेंट्स रह जाते हैं, या तो माँ छोड़ जाती है बच्चे की वजह से या तो हुँ, बाप।
जाता है बच्चे की वजह से। तो ये सारी यस। चीज़ें स्टिल बिकॉज़ मेरी जो देवरानी है वो एक स्पेशल स्कूल में टीचर है, तो वो मुझे हर रोज़ ये चीज़ें बताती है कि मोस्टली सिंगल पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे आते हैं मोस्टली सिंगल पेरेंट्स हैं। ओह, तो दैट्स वेरी ट्रॉमेटिक। अभी भी हम लोग इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे। ये इसको हम क्यों पाप समझते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है कि झंडा तो हम लोगों ने ही सबसे ऊपर कर रखा है आज की डेट में, चाहे वो पैरालंपिक्स में देखो आंकड़ा आपको ओलंपिक से डबल नहीं ट्रिपल मिलेगा। चाहे वो एजुकेशन में देखो, आईएएस जो है आज की डेट में कितने सारे हम विकलांग आईएएस बन जाते हैं। चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो फिजिकली हो, तो कहीं चाहे वो कल्चरल में हो, चाहे वो किसी भी एक्टिविटीज में हो, हम लोगों ने तो अपना परचम हमेशा लहराया है। बाकी क्यों अभी भी डिसेबिलिटी को थोड़ा सीरियस नहीं लेके लिया जा रहा है, ये नहीं समझ में आता। चीजें हैं बट ऑन पेपर है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत स्लो है, बिकॉज ओनली वन थिंग, बेचारा एंड बेचारी। सो सुवर्णा जी, आज के हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं विकलांग बच्चों के, जो विकलांग बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, उनके लिए आपका क्या फाइनल मैसेज रहेगा इन समरी? मैं यही चाहती हूँ कि अवेयर हो, बिल्कुल अवेयर हो। आप अपनी आजकल गूगल गूगल की दुनिया है, आप गूगल में सिर्फ बोल, आपको लिखना भी नहीं आता, बोल भी दोगे ना कि भैया हमारे अधिकार क्या है, स्कूल के लिए हमारे अधिकार क्या है, जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पे अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ हमारे, आजकल हर चीज़ गूगल पे बड़ी इजीली वो है। मुझे भी पता है कि इतना आसान नहीं होता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटीज़ के कोड्स भी है, डिस्ट्रिक्ट कोड्स भी है, सेंट्रल कोड्स भी है, स्टेट कोड्स भी है। आप वहाँ पे अपनी डिसेबिलिटी कोर्ट में आप अपनी याचिकाएँ डाल सकते हैं, आप वहाँ से अपना केस जीत सकते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारी जो एनजीओ है सिर्फ़ स्पोर्ट्स के लिए ही, डिसेबिलिटी के पॉलिसीज़ और इन सब एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं हम लोग। तो आए दिन हमको डिसेबिलिटी कोर्ट्स में केस फाइल करने पड़ते हैं और हम लोग जीतते भी है। कभी किसी स्कूल के साथ हो रहा है, कभी किसके साथ। तो ये चीज़ें अवेयर रखो अपने आप को। जितना आप अवेयर रहोगे उतनी आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी, उतनी ही आसान हो जाएगी। क्योंकि यस। बोलते हैं ना कि जब तक लड़ोगे नहीं तब तक स्पून फीडिंग वाला काम नहीं होना चाहिए। आपके पास है, बस आपको खाना कैसे है ये पता आना चाहिए, क्योंकि आरपी एक्ट्स तो है, बस उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और बच्चों की चीज़ें समझो, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई में ही आगे होगा। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, या फिर थी भी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। ओके। बट हाँ, गेम्स बड़े अच्छे लगते थे। और पढ़ाई मैंने सिर्फ इसलिए करी, डबल मास्टर्स डबल बैचलर्स इसलिए करी कि मुझे लगता था कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है आपकी लाइफ का। तो इसलिए, और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बी अवेयर। सो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों ने आज बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छे मैसेजेस आपको मिले। जो विकलांग बच्चे होते हैं वो भी भगवान की देन है, भगवान ने उन्हें कुछ बस स्पेशल बनाया है। हमारी रिक्वेस्ट है जो पेरेंट्स हैं, जो उनकी फैमिलीज़ है, वो अपने बच्चों को अपनाएं, ना कि उन्हें नकारें। उनकी जो स्पेशलिटी है उसे पहचानें, और बहुत सारा आजकल हेल्प मिलता है। हेल्प लेकर उस बच्चे को बस सही दिशा दिखाए। और जो बच्चे विकलांग हैं, जो यंग एडल्ट्स विकलांग हैं, उनके लिए मैसेज है कि बस ये याद रखिए आपकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। वो डिस को निकाल के आप उसे सुपर एबिलिटी बना सकते हैं। जिस दिन आपने ठान ली कि आई एम एबल, हाफ द बैटल इज वन, एंड आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जस्ट फॉलो योर डिटर्मिनेशन एंड बी कमिटेड एंड डेडिकेटेड। अच्छा, और ज़िंदगी में जीने के लिए अपने हक के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अपने हक को अपने हक से अपने पास ले लो। सो जानकारी रखिए, अवेयरनेस रखिए, खुद की मदद कीजिए और अपने साथ दूसरों की भी मदद कीजिए। Wishing you all the best, and Suvarna ji, thank you very much for being on our show. आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड शुक्रिया, धन्यवाद फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।